Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु शिक्षण विधियों का ये मॉडल पेपर नंबर 11 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी सिद्ध होगा साथियों। टोटल प्रश्नों की संख्या 20 है। कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है मित्रों। तो बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। आपके पहला क्वेश्चन आता है मित्रों, देखिएगा पहले क्वेश्चन को। माइकल एवं मेसन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? विकल्पों को देखिएगा। आत्म अभिवृत्ति का सिद्धांत, साम्य अन्वेषण का सिद्धांत, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। तो मित्रों देखिए, जो आत्म अभिवृत्ति का सिद्धांत है ये माइकल एवं मेसन के द्वारा दिया गया। साम्य अन्वेषण का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया था साथियों। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं साथियों। आपका सेकंड क्वेश्चन है, सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान की जाएगी? 91 से 100, 81 से 90, 90 से 100 और 71 से 80। तो देखिए, जो सीसी है उसके अंतर्गत A1 ग्रेड जिस छात्र को मिलेगी उसके 91 से 100 नंबर के बीच में आना ही चाहिए। 90 से 100 नहीं बल्कि 91 से 100। तो विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ेंगे मित्रों। आपके तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है साथियों, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वेद परीक्षण, विश्वसनीय परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, विषयपरक परीक्षण। तो मित्रों, जिसके लिए आप जो उद्देश्य निर्धारित करते हो अगर यदि वो उसकी पूर्ति कर रहा है तो मतलब वो परीक्षण वेद परीक्षण है। कौन सा कहलाएगी ये विशेषता? वेदता या वेद इसको आप कह सकते हो। तो विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। प्रयोग प्रदर्शन शिक्षण विधि के पाठ सोपान में प्रयोग प्रदर्शन से पूर्व आता है। देखिए, जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है उसमें जब प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है तो उसके पहले कौन सी क्रिया होती है? प्रस्तावना, मूल्यांकन, अध्यापन कार्य और पुनरावृत्ति। तो प्रयोग प्रदर्शन से पूर्व जो क्रिया होती है वो होती है अध्यापन कार्य। भाई प्रस्तावना तो पहले करेंगे, मूल्यांकन सबसे बाद में किया जाएगा, पुनरावृत्ति कब की जाएगी? जब आप प्रयोग प्रदर्शन कर चुके होंगे उसके बाद में। तो अध्यापन कार्य के बाद में प्रयोग प्रदर्शन किया जाता है। मतलब प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व कौन सा आता है साथियों? अध्यापन कार्य आएगा। ये पाठ सोपान रहेगा इसमें। प्रश्न नंबर 4 में तीसरा विकल्प आपका सही है। चलिए नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों। आपके 5वां क्वेश्चन है, प्रच्छा या पूछताछ प्रतिमान के प्रतिपादक है स्किनर, रिचर्ड सकमैन, गुड्समैन और जॉन ड्यूवी। तो साथियों, प्रच्छा या पूछताछ प्रतिमान जो है इसके प्रतिपादक की यदि हम बात करें तो इसके प्रतिपादक है रिचर्ड सकमैन। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 5 में। क्लियर है सभी के रिचर्ड सकमैन भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। आपका 6वां क्वेश्चन है, विज्ञान किट तैयार किए गए एवं वितरित किए गए प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए, माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए, उच्च स्तर के बालकों के लिए और खेलने के लिए। तो साथियों, जो विज्ञान किट है वो खेलने के लिए तो होंगे नहीं, उच्च स्तर के लिए भी नहीं है, माध्यमिक स्तर के लिए भी नहीं है, बल्कि प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं उनके लिए विज्ञान किट तैयार किए गए और उनको ही वितरित किए गए हैं। किसके द्वारा? यहाँ पर विज्ञान किट किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? मैंने कल ये क्वेश्चन डाला था, तो क्या आपको वो जवाब आज भी याद है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं साथियों। तो आपका 7वां क्वेश्चन ये है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार यंत्र है, यह कथन किसका है? कीटिंग का, हर्बर्ट का, स्किनर का और B.S. ब्लूम का। तो मित्रों,
पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार यंत्र है। उपरोक्त जो कथन है ये कथन कीटिंग के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? कीटिंग के द्वारा। इंपॉर्टेंट कथन है साथियों, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। 7वें क्वेश्चन में आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं साथियों। मित्रों प्रश्न नंबर 8 आपके शायद 8वां क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ साथियों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। देखिए प्रश्न नंबर 9 आपके आता है, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इसमें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती है और यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है। तो यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें अधिगम स्थूल हो जाता है, ये भी आपका सही नहीं रहेगा। 2 चीज़ें हैं बस, जो श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हो, जैसे टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये श्रव्य दृश्य में आ जाते हैं। तो इनका जो प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसका तर्क आधार किस तथ्य पर आधारित है कि इसका तर्क क्या दिया जाता है? तो साथियों इसका तर्क दिया जाता है कि इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा एडगर डेल ने अनुभव शंकु दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि श्रव्य सामग्री हो तो उससे बालक कितना प्रतिशत याद रख पाता है, दृश्य हो तो कितना याद रखेगा, श्रव्य दृश्य हो तो फिर वो ज़्यादा याद रख पाता है। मतलब एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग एक साथ होता है तो वो चीज़ स्थायी होती है, ज़्यादा याद रहती है साथियों। इसलिए ये तर्क इसमें दिया जाता है। विकल्प नंबर 3 सही है। हो सकता है कि आप इसमें पहला विकल्प सही लगाओगे कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन तर्क का आधार पूछा है तो तर्क का आधार ओनली तीसरा ही विकल्प रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं साथियों। आपके 10वां क्वेश्चन है। आपको बेबी की भी आवाज़ आ रही है, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे तो होना नहीं चाहिए, वैसे अच्छी आवाज़ लगती है मुझे तो बहुत ज़्यादा बेबी की। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि बेबी की आवाज़ आपको कैसी लगती है साथियों। प्रश्न नंबर 10 है, विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या नहीं है, विद्यालय संसाधनों का अभाव, प्रयोगों पर अधिक जोर, पाठ्यक्रम संबंधी व्यवस्था और विज्ञान विषय के प्रति बच्चों का नकारात्मक दृष्टिकोण। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। देखिए विज्ञान शिक्षण की प्रमुख समस्या नहीं है। देखिए विद्यालयों में संसाधनों का अभाव, ये तो बिल्कुल समस्या होती है साथियों, अभाव होता है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। पाठ्यक्रम संबंधी व्यवस्था, ये भी समस्या होती है क्योंकि पाठ्यक्रम स्तर के अनुसार या फिर कई सारी चीज़ें इससे संबंधित उत्पन्न हो जाती है समस्या के अंतर्गत। अब विज्ञान विषय के प्रति बच्चों का नकारात्मक दृष्टिकोण भी होता है कि भाई ये तो एक कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन प्रयोगों पर अधिक जोर, ये कोई समस्या नहीं है क्योंकि प्रयोगों पर अधिक जोर दे रहे हैं तो मतलब यहाँ पर प्रयोग के माध्यम से सिखाया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा, तर्क दिए जाएंगे, तो ये प्रमुख समस्या में नहीं आता है साथियों। प्रश्न नंबर 10 में दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। साथियों प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। आपके 11वां क्वेश्चन है, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक। तो देखिए रेखा गणितीय आकृतियों की बात करते ही ये कौशल में आ जाता है साथियों। तो सबसे पहले ज्ञान नहीं होगा बल्कि रेखा गणितीय पूछा है, आकृतियों के बारे में पूछा है, तो फिर ये कौशलात्मक में आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। मित्रों 12वां क्वेश्चन है। देखिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, 15 से 20 मिनट के वीडियो होते हैं और 10 से 20 मिनट के, मान लीजिए आप 10 से 20 मिनट के बीच के वीडियो होते हैं। तो इन वीडियो में ही आपको प्रश्नों की संख्या 20 से 30 मिल जाती है साथियों, जो लगभग देखिए मेरा ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का संबंध घनिष्ठ संबंध है, यह विचार था टीवी नन का, हर्बर्ट का, फ्रोबेल का और नेपोलियन का। तो देखिए गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, यह नेपोलियन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 12 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिखित कार्य में अधिकांशतः त्रुटियां संबंध रखती है मूलभूत क्रियाओं से, एक नियम से, दशमलव भिन्न से और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों
उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए जो लिखित कार्य है उसमें अधिकांशतः त्रुटियां देखिए मूलभूत क्रियाओं से होती है। मूलभूत क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग इनसे संबंधित है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 13 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। आपको मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से और सीखने की क्रियाओं से। तो मित्रों ये क्वेश्चन रीट एग्जाम 2016 में भी आया था। मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से होता है। किससे होता है? उद्देश्यों से। तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि मूल्यांकन क्यों किया जाता है? ताकि जो उद्देश्य निर्धारित है वो प्राप्त हुए या नहीं साथियों, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। तो तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 15 है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है ज्ञान अस्थायी होता है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, विषय नीरस हो जाता है और आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। तो विषय नीरस नहीं सरस हो जाता है, ज्ञान अस्थायी नहीं स्थायी होता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। लेकिन साथियों दोष है दूसरा विकल्प कि ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है साथियों, क्योंकि इसमें उदाहरणों के माध्यम से नियम बताए जाते हैं साथियों, इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं क्या कहलाती है? उद्देश्य, व्यवहारगत प्रतिफल, प्राप्य उद्देश्य और सभी। तो जो उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो छोटी छोटी क्रियाएं की जाती है उनको प्राप्य उद्देश्य के नाम से जाना जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, कोशिश होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन आप इसमें से सही कर दो साथियों। प्रश्न नंबर 17 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है? कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कोठारी आयोग का तो विश्वविद्यालय है ही नहीं, मुदालियर का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, लेकिन जो राधाकृष्णन आयोग है इसका दूसरा नाम ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है साथियों। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 17 में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। मित्रों 18वां क्वेश्चन आपके आता है, रचना कार्य नहीं है, पत्र लेखन, नाटक, निबंध लेखन और इनमें से कोई नहीं। कौन सा रचना कार्य नहीं है साथियों? देखिए पत्र लेखन तो लिखना में आ जाएगा, निबंध लेखन भी लिखना में आ जाएगा, लेकिन जो नाटक है वो रचना में नहीं आएगा साथियों। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 18 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। आपके 19वां क्वेश्चन है, अव्याकृति पद्धति का दूसरा नाम क्या है? पारायण विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो मित्रों जो अव्याकृति पद्धति है इसको ही भाषा संसर्ग विधि के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 19 में। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन जरूर दे साथियों। लाइक शेयर आप कर सकते हो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। देखिए प्रश्न नंबर 20 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला प्रश्न मुख्यतया किस प्राप्य उद्देश्य की जांच करता है? कौशल, अवबोध, ज्ञान और अभिरुचि। तो साथियों ज्ञान को ही 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्रत्याभिज्ञान, क्या है? प्रत्याभिज्ञान, और दूसरा है प्रत्यास्मरण। तो ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न है ये प्रत्यास्मरण में आते हैं, जो कि ज्ञान का ही एक भाग है। तो विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 20 में। देखिए इसके बाद आपके साइकोलॉजी का भी टेस्ट आ रहा है, और जो नए टॉपिक हैं उनको मैं आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। नए टॉपिक का भी वीडियो आ रहा है, जो नए टॉपिक आपके रीट के सिलेबस में जुड़े हैं साथियों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।